सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 13 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में हम आपको बताने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं उससे पहले जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का दिवस। आज के दिवस की बात करी जाए आज का दिवस 13 नवंबर कौन सा दिवस आज मनाया जा रहा है। 1997 से इसकी शुरुआत हुई और आज मनाया जा रहा है 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। यूएन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी है कि विश्व के अंदर समभाव बना रहे, सद्भावना बनी रहे, वसुदेव कुटुंबकम जैसी स्थिति बनी रहे, जिसकी वजह से सभी देशों के मध्य परस्पर सहयोग रहे, समन्वय रहे और आपस में सब लोग भाईचारे के साथ में रहें। और इसी के उद्देश्य से विश्व के अंदर 1997 से एक शुरुआत की गई थी और आज का जो दिवस है विश्व कौन सा, विश्व दयालुता दिवस 1997 से मनाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी देशों के मध्य परस्पर सहयोग, समन्वय और वसुदेव कुटुंबकम की स्थिति बनी रहे और जिसके अंदर मानव ज्यादा से ज्यादा अन्य लोगों की जो कमजोर है, निचले तबके से आते हैं और अपनी हेल्प स्वयं नहीं कर पाते, उनकी हेल्प करे। उसी उद्देश्य से इसको 1997 से इसकी शुरुआत की गई थी और प्रत्येक 13 नवंबर को इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं और आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया है। जितने भी वर्तमान में आप देखते हैं कि जितने भी जो पब्लिक आइकन होते हैं, जिनको दुनिया देखती है, समझती है, चाहे वो समाज के क्षेत्र से हो, चाहे वो फिल्म अथवा कला के क्षेत्र से हो या किसी खेल से जुड़े हों, उन लोगों को कोई भी स्कीम आती है, कोई सा भी अगर कितना बड़ा कोई एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने भरोसे में लिया जाए, और उसी के संदर्भ के अंदर पंकज त्रिपाठी जो एक अभिनेता है, उनको फिलहाल यूपीआई पेमेंट के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। पंकज त्रिपाठी के बारे में और चीजें मैं आपको बताता चलूं। 69वें फिल्म फेयर जो अवार्ड हुए थे उनके अंदर उनको सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के तौर पे इनको पुरस्कृत किया गया था। कौन सी पिक्चर थी? मिमी पिक्चर थी। मिमी के अंदर इन्होंने अभिनय किया था और उसकी वजह से चर्चाओं में आए थे और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया एज ए सह अभिनेता के तौर पे। तो इसका आंसर चले जाएगा पंकज त्रिपाठी। चलिए जानते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए, अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का हाल ही में जो निधन हुआ वो किस मिशन से जुड़े हुए थे और किसके वो कमांडर थे। इसका आंसर जाने वाला है अपोलो 8 से वो जुड़े हुए थे और वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किए, कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले थे और अंतरिक्ष के विषयों के बारे में उन्होंने काफी मिशनों में काम किया और अपोलो जो 8 था उसके अंदर उन्होंने भाग लिया था, उसके यात्री थे। हाल ही में उनका निधन हो गया था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 सेट डीएनए से क्राइमेरा बंदर का जन्म करवाया है। आंसर चला जाएगा चीन में। चीन के विज्ञानियों ने हाल ही में 2 स्टेट डीएनए से किसी प्रकार के बंदर का क्या कराया है, उन्होंने जन्म उनको दिलाया है। किससे? डीएनए के द्वारा। और आजकल इस प्रकार की प्रौद्योगिकी या कह सकते हैं कि चीजें चल पड़ी हैं जिसकी वजह से आप मनुष्य या अन्य जीवों के मध्य इस प्रकार के जीन विकसित करी जाए जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा बढ़ जाए, जीवन प्रत्याशा ज्यादा बढ़ जाए और इसके प्रकार किसी प्रकार के रोगों को कम से कम उसमें क्या हो सके, वो प्रभावित हो सके। और इसी के लिए चाइना के जो
वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस प्रकार का काइमेरा नामक का बंदर का जन्म उन्होंने करवाया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? अब आप देख रहे हैं ऊपर, डिजिटल का मतलब सीधा संचार है और एडवर्टीजमेंट करने वाली पॉलिसी 2023 किस मंत्रालय से संबंधित है? आंसर चला जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंदर वो सारी गतिविधियां शामिल होती हैं जिसके अंदर नेटवर्क, इसके अलावा जितनी भी अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन सी 5G है, 6G है, इसके अलावा उपभोक्ताओं से जुड़े जितने भी प्रकार के मुद्दे होते हैं और उपभोक्ताओं की सुविधा को और ज्यादा सुलभ करवाने के उद्देश्य से सूचना प्रसारण मंत्रालय इस प्रकार का कार्य करता रहता है। आपने एक संगठन का नाम भी सुना होगा, ट्राई के जरिए भी उपभोक्ताओं को सहूलियत प्रदान की जाती है। चलिए जान लेते हैं, तो इसका आंसर हो गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न 6 की तरफ। उत्तराखंड के किस जिले में निर्माणाधीन टनल धंसी है? उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की त्रासदी पहली बार ही नहीं है, इससे पहले भी ऐसी त्रासदी आई है। हम लोगों ने देखा जोशीमठ के पास या आसपास या वहां पे जो बने हुए जो मकान थे उन पे बहुत बड़े पैमाने वहां पे दीवारों के अंदर धंस गई थी, वहां पे दरारें आई थी, जिसकी वजह से लोगों ने वहां से रहना मुनासिब समझा। तो कुछ लोग तो अपने स्वतः ही वहां से निकल लिए, बाकी को सरकार की एडवाइजरी जारी करने के पश्चात वहां से उनको निकाला गया, उनको रेस्क्यू किया गया और उस स्थान को खाली कराया गया। उसी प्रकरण के अंदर आप देख रहे हैं कि एक निर्माणाधीन टनल थी और वर्तमान में सबसे ज्यादा भूकंप वाले क्षेत्रों में से एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। हालांकि दिल्ली और इसके आसपास भी भूकंप, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, वहां पे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिमालयन जो रीजन है, हिमालय जो रेंज है, उसके आसपास के जितने भी जो राज्य जो सटे हुए हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा पर्वतमाला है, वहां पर भी इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। उसी के संदर्भ में एक टनल बनाई जा रही थी और वहां पे वो क्या हो गई, अभी धंस गई है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम से पूछा जा रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड की सीमा लगती है चीन से। ये भी आपने देखा। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भारत का फिलिस्तीन और इजराइल द्वारा कब्जा किए गए इलाकों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर रुख क्या रहा? अभी हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1 महीने के आसपास समय हो गया है जब इजराइल के द्वारा हमास, गाजा पट्टी और फिलिस्तीन काफी व्यापक मात्रा के तौर पे देखा जाए, वहां पे इजराइल अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बंधकों को छुड़ाने के लिए इस प्रकार का संघर्ष वहां पे करता हुआ नजर आ रहा है। उससे अगर संघर्ष हो रहा है तो वहां पे सबसे ज्यादा मानवीय त्रासदी अपने को देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या के अंदर लोग वहां पे मारे गए हैं और कईयों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, लोग बेघर हो गए हैं। इसी के संदर्भ के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक प्रस्ताव लाया गया और उसके अंदर कहा गया कि इजराइल है वो अपनी बमबारी के इस प्रकार के संयुक्त सैन्य जो अभ्यास अभी वहां पे तीनों सेनाओं की जो इजराइल के अंदर जो लगी हुई हैं, वो हमास को बर्बाद करने में, गाजा को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। तो यूएन का ये कहना कि आपके बंधक, सही बात है कि आपके बंधकों को छुड़वा लिया जाएगा, यूएन उसके अंदर सहयोग करेगा, लेकिन आप उन असहाय और इनोसेंट जो लोग हैं उन पे तो आप इस प्रकार की गतिविधि ना करें। तो संदर्भ तो था ये। अभी वर्तमान में भारत क्यों इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछली बार जब जॉर्डन के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव जब लाया गया था तो भारत उस वोटिंग से बाहर रहा था, उन 14 देशों के अंदर रहा था जिन्होंने इस वोटिंग के अंदर भाग लेना मुनासिब नहीं समझा। ये यूएन के द्वारा लाया गया था, एक प्रस्ताव था, जॉर्डन के द्वारा लाया गया था, यूएन के अंदर इसको पेश किया गया और वहां पे भारत क्या रहा था, उस वोटिंग से नदारद रहा था। लेकिन इस बार का जो प्रकरण है जिसमें संयुक्त राष्ट्र स्वयं लेके आ रहा है, वहां भी इस पे के अंदर जो भारत का रुख क्या रहा था, इसके अंदर रहा है भारत ने पक्ष में ये वोटिंग करी कि हाँ साहब इजराइल को इस प्रकार की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। इसी संदर्भ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि पक्ष के अंदर इस बार जो है वो भारत ने वोटिंग पक्ष में करी है, जबकि पिछली बार जब जॉर्डन के द्वारा ऐसा प्रस्ताव जब लाया गया था उस समय भारत इस वोटिंग प्रक्रिया से बाहर रहा था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8।
31 दिसंबर 2023 को किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका चेन्नई। सर्वप्रथम मेट्रो की अगर बात करें तो सबसे पहले चलाई गई थी आपको कहां पे? भारतवर्ष में कलकत्ता में। और उसके बाद में मेट्रो अभी वर्तमान में दिल्ली में भी चल रही है, और जितने भी जो महानगर हैं उनके अंदर भी मेट्रो चल रही है या कहीं पे निर्माणाधीन है जहां पे काम चल रहा है। लेकिन वर्तमान में जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे इस प्रकार के ट्रेन आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बात थोड़ी अनूठी इस प्रकार है कि यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। शहर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और चेन्नई के अंदर वर्तमान में अभी जो दिसंबर है वहां पे अंडर वाटर ट्रेन वहां पे चलाई जाने की अभी घोषणा वहां पे हुई है। ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। भारत की कौन सी सेना अपने बेड़े में स्वदेशी विमान शामिल करने वाली है? जैसे कि हम देख रहे हैं, और मैंने एक पहले सेशन में भी बताया था कि मिग सीरीज जो थी, मिग सीरीज है जिसमें मिग 21 है और 29 भी है। ये सीरीज कहां की है? रसिया की है। और सरकार पे बहुत बड़ा बोझ डाला जा रहा था कि इनको रेनोवेट कराइए, इनको मिक्स सीरीज को, और अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप उन पायलटों को खो रहे हैं जो आप लोगों ने बड़ी मुश्किल से वर्षों से तैयार किया है एयरफोर्स के लिए। क्योंकि इसको कहते हैं कि उड़ता हुआ ताबूत प्रतीत हो रहा था मिग 21 वाली जो सीरीज है। और भारत सरकार और वायुसेना का यह कहना था कि आप हमें अन्य विमान या नए विमान दें जिसकी वजह से हम मिग 21 सीरीज को बाहर निकाल सके। और इसी संदर्भ के अंदर उत्तरलाई जो एयरबेस स्टेशन है जो बाड़मेर राजस्थान के अंदर है, वहां पे उसने अपनी अंतिम उड़ान भरी कि उसके बाद में अब मिग 21 आपको आकाश में उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। उसी के संदर्भ में देखा जा रहा है कि भारत के अंदर ही ऐसे उत्पाद बना लिए जाए जिसके अंदर एयरक्राफ्ट भी शामिल है कि आपको किसी अन्य देश से आयात उनको ना करना पड़े। हालांकि इस प्रकार करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी वर्तमान में हमने रफेल हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। इसके अलावा भी मिराज है, C-17 है, हरक्यूलस है, और बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी हैं, चिनूक है और Mi-8 है। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स वगैरह हम कहां से? बाहर से लेते हैं। लेकिन इस बार वायुसेना ने इस प्रकार की कमर कसी है कि भविष्य में हम अपने द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों से जो निर्मित होंगे उन्हीं वायुयानों का या उन्हीं एयरक्राफ्ट्स का ही प्रयोग करेंगे। और इसी के लिए अपने बेड़े के अंदर स्वदेशी विमान शामिल करने की घोषणा कौन करने वाली है? सेना है, इसका नाम है वायुसेना। भारतीय वायुसेना इस प्रकार का चीज अभी करने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की तर्ज पर भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहां पे शुरू करा है? पर्यटकों को लुभाने के लिए, पर्यटकों को लुभाने के लिए, चाहे सरकार हो और चाहे किसी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, तो उसमें रेलवे भी अछूता नहीं है। रेलवे पहले ऑन व्हील्स जो ट्रेन है वो चलती है जिसके अंदर पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या जितने भी प्रकार के जो पर्यटक स्थल है वहां पे घुमाने का काम रेल ऑलरेडी कर रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पे भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां पे आपको एक कोच टाइप बना दिया गया, वहीं पे उसका रेस्टोरेंट होगा, कहां पे होगा और किस जगह इसकी शुरुआत करी जाएगी? तो यह है कटरा। कटरा कहां पे है? J&K में है। कटरा के बारे में हम जानते हैं कि जब भी हम वैष्णो देवी माता की जब यात्रा करते हैं तो वहां पे जो स्टेशन आता है, लास्ट वाला जो स्टेशन आता है वो कौन सा? कटरा के अंदर आप उतरते हैं, उसके बाद फिर आप माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो स्थान है J&K के अंदर, और J&K इसका राज्य हो गया, तो आंसर हो गया आपका कटरा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किस देश ने अपने यहाँ पे अफगान शरणार्थियों के देश छोड़ने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है? यह वाकया हमारे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हो रहा है, जहां पे लाखों की तादाद के अंदर अफगान पड़ोसी जो थे, जो पड़ोसी किसके? अफगानिस्तान के जो थे, जो वहां से निर्वासित होकर के पाकिस्तान की तरफ तक चल के आ गए थे। शुरुआत कब से हुई इसकी? तालिबान का शासन आया। तालिबान का शासन कब आया? जब अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता सौंप दी, और उसके बाद में वहां के जो नागरिक थे या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग प्रकार की सेवाओं से जुड़े थे, उन्होंने रुख किया पाकिस्तान की तरफ। लेकिन उनके पास में किसी प्रकार के वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन वो कहां पे रह रहे थे? वो पाकिस्तान में रह रहे थे। और यूएन की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि मानवाधिकारों को शरण देने के लिए सभी लोगों को सामने आना चाहिए। पाकिस्तान ने भी ऐसा किया,
लेकिन उनकी तादाद ज्यादा हो रही थी, उसके बाद में उनके पास में वैध डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, और उसी के संदर्भ में पाकिस्तान सरकार ने उनको डेडलाइन दी थी, काफी डेडलाइन दी जा चुकी है कि 31 अक्टूबर तक आप छोड़ करके चले जाएं, उसके बाद में नवंबर तक छोड़ करके चले जाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं जा पा रहे थे, और यहाँ पे उनका काम धंधा था या बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जिसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने निर्णय लेते हुए उसकी जो डेडलाइन है उसकी सीमा को अभी 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। तो अफगान शरणार्थी है तो कहां से, तो देश कौन सा हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अभी इनको 31 दिसंबर तक देश छोड़ने के लिए बोला कि अब 31 दिसंबर तक तो रह सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। किस देश के वैज्ञानिकों ने अग्निरोधी पेंट तैयार करा है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। भारत के वैज्ञानिकों ने वर्तमान में अग्निरोधी पेंट इस प्रकार का तैयार किया, उसके बाद में अगर आप इसको तिल्ली से या किसी प्रकार से जो उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो पेंट जलेगा नहीं। इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले देशों में से या कह सकते हैं कि कौन से वैज्ञानिक हैं, और इनका श्रेय किसको जाता है, वो जाता है भारत के वैज्ञानिकों ने। तो भारत के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का पेंट तैयार करा जिसके अंदर आपको क्या रहेगा, वो रहेगा अग्निरोधी, जिसमें किसी भी प्रकार की आग नहीं लगेगी। तो आंसर हो जाएगा इसका भारत। चलिए जान लेते हैं 13वां प्रश्न। 30वीं एशियाई पैसिफिक आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? इसको आंसर चला जाएगा अमेरिका। अमेरिका के अंदर इस प्रकार का आयोजन वर्तमान में किया जाएगा। आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन एशिया का, उसके बारे में सारी चीजें करी जा रही हैं। मेजबानी करने वाला देश कौन है? अमेरिका देश है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और आज का जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में चर्चा में आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो व्यक्ति का हूबहू तस्वीर और वीडियो बनाता है, उसका क्या नाम है? तो आज का जो अंतिम प्रश्न है उसमें आपको मैं बताता चलूं कि इसका जो प्रश्न है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लगातार बातचीत हो रही है, और अलग अलग सरकारों के अलग अलग प्रकार के ऐसे दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं कि जिसके एआई जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसमें अमेरिका ने इस प्रकार की एक एडवाइजरी जारी करी है कि आप पीछे अगर इसके वाटरमार्क अगर वार्क नहीं लगाते हैं तो आपको इस प्रकार की सुविधा बेचने में हम आपको क्या कर देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे। इसलिए अमेरिका ने तो ये कह दिया है कि जब भी आपको एआई का किसी प्रकार का टूल बनाएंगे तो आपको इसके पीछे वाटरमार्क लगाना होगा। क्या लगाना होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसकी वजह से बना है, ये बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बनेगा। तो हूबहू व्यक्ति की शक्ल और तस्वीर का वीडियो बनाने वाले जो टूल्स है उसका नाम पूछा जा रहा है, और उस टूल का नाम है डीप फेक। फेक का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, फेक का मतलब क्या होता है, भ्रामक, नकली, और डीप का मतलब गहरा। तो इस प्रकार की जो आप देख रहे हैं कि वर्ड को जब आप रिलेट कर दें तो आप समझ पाएंगे डीप फेक नाम का एक ऐसा टूल है जो हूबहू किसी व्यक्ति की तस्वीर और उसका वीडियो बना लेता है, चाहे व्यक्ति उपस्थित हो या अनुपस्थित हो। और इसी के संदर्भ के अंदर ये जो टूल है इसका नाम है डीप फेक। तो ये भी आपने इस प्रश्न के माध्यम से देखा। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर इतना ही है। आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। आपको पीडीएफ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते रहिए प्रकाश एजुकेशन हब। जय हिंद, जय भारत।